बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। अरशद शरीफ का कत्ल एक मुअम्मा क्यों बनाया जा रहा है? हर गुजरते दिन के साथ नई कहानी, कौन और क्यों बयान करवा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मरहूम अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर तो आ चुकी है, उनके जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक भी कर दी गई है। अरशद शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त थे और उनके वकील भी शुएब रज़ाक साहब। हुकूमती तहकीकात जो उनके कत्ल के हवाले से हो रही हैं, या वो FIR जब वो जिंदा थे अरशद शरीफ और उनके अगेंस्ट दर्ज कराई गई थी, उस हवाले से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू हमारी टीम ने की है उनके वकील शुएब रज़ाक साहब से, और वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ कुछ खास गुफ्तगू हुई है, जिसकी डिटेल आमिर साहब आज ही के प्रोग्राम मुकाबिल में देखने वालों को देंगे। मगर इसके साथ साथ प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो याद रहे कि पाकिस्तानी सियासत का सबसे अहम तरीन सियासी सवाल आजकल क्या है, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे। आमिर साहब, ये पूरी जो चीज मैंने बयान की इसके ऊपर बात होगी, मगर उससे पहले जो मुतज़ाद चीजें आ रही हैं उनकी रिपोर्ट को लेके कि हड्डियां उनकी टूटी हुई हैं, हसली की हड्डी टूटी है, पसली की हड्डी टूटी हुई है, ये इनकी तस्दीक कैसे होगी, कौन करेगा इनकी तस्दीक? तस्दीक से ज़्यादा पहले तो दुख की बात यह है कि ये मेरी नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान की जर्नलिज्म की तारीख में मैंने कहा बड़ी लंबी स्ट्रगल है। बेताशा हमारे साथी मारे गए, कोड़े मारे गए, उनको कैदे किले में ले जाते रहे, टांगें तोड़ दी। मगर ये जो कत्ल है अरशद शरीफ का, ये अपनी नौयत का वाहिद केस है और बहुत तकलीफ दह और बहुत रीसेंट है। तकलीफ की बात यह है कि ऑलरेडी मीडिया के अंदर या तो इसको अक्सर काफ़ी लोगों ने भुला भी दिया। अब ये एक अजीब सियासत, हालांकि मैं समझता हूँ इस वक्त जो भी सियासत हो रही है वो अरशद के कत्ल के इर्द गिर्द है। इनका जो कत्ल था अरशद शरीफ का, वो जो इस सियासी के अंदर, क्योंकि वो जिन चीज़ों की बात कर रहे थे उन चीज़ों को दबाने की कोशिश गई, उन इश्यूज़ को दबाने की कोशिश पूरी की गई, इस वजह से ही अरशद शरीफ को मारा गया। और उसके अगर सही तफ्तीश हो जाती है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बाकी सियासत की भी जो गेम चल रही है ये क्या चल रही है, उससे लिंक्ड है, ये अलहदा नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जानबूझ के, मैं समझता हूँ सीधी सीधी बदनीति तो पहले दिन से नज़र आ रही थी कि जब FIR कट रही थी और बाद में जिस तरीके से उनको दौड़ाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, अब नए ट्विस्ट रोज ऐड हो जाते हैं। बिट्स एंड पीसीज में जो है ना उनकी रिपोर्ट रिलीज होती है, फिर कोई बिट्स एंड पीसीज में तस्वीरें आ जाती हैं, फिर कहा जाता है, कोई कहता है टॉर्चर कर हुआ है, कोई कहता है टॉर्चर नहीं हुआ, कोई कहता है दूर से गोली लगी, कोई करीब से लगी जो है। तो आज सारा दिन ये ज़राए के वाले से खबरें चलती रहीं कि जनाब ये 2-1 दिन से वायरल हुई भी थी उनकी रिपोर्ट के मुबैना तौर पे 2 सफ़े चल रहे थे। क्या है और उसके बाद हमारे पास भी जो है ना एक और सफ़ा भी 3 सफ़ों की एक जो उसका टेक्स्ट पार्ट है ना वो आया हुआ है, मगर ये मौजूद है हमारे पास, मगर हम इसको दिखा नहीं रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि जब तक ये, हमें वकला ने भी मना किया है कि जब तक ये सुबह अदालत में पेश नहीं होती तो इसके अंदर तब्दीली का इम्कान है। पहले भी शायद इसके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं और एक जो सफ़ा हमारे पास है, सुबह इसका पता चलेगा मुबैना तौर पे, वो एक इजाफी सफ़ा है। ये जो रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम की, ये एक इसका फॉर्मेट होता है, गैजेटेड होता है। अच्छा। और वो उसके 6 सफ़ात होते हैं, नॉर्मली उसके मुताबिक एक चलता है। तो ये जो लीक हो रहे हैं सफ़ात, ये इजाफी हैं या पेज के पीछे पेज लिखा गया है, तो ये जब तक ये सुबह अदालत में पेश नहीं होती, और हमारी उनके अरशद शरीफ साहब के वकील साहब से, शुएब रज़ाक साहब से भी बात हुई है, उनके भी तफसीलन बताएंगे, जब तक ये ऑथेंटिक नहीं है। मगर ये क्लियर है कि ये बहान जानबूझ के किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों को कि ये रिपोर्ट के मुतालिक तफ्तीश भी उस जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाती है। और जो रिपोर्ट के जो अभी तक शेयर की गई हैं, हम बिल्कुल नहीं दिखा रहे, वो जो हमने माहिराना राय भी लिए वो बाद में शेयर करेंगे। वो कहते हैं ये बड़ी स्केची है, इसके अंदर जो तफसीलात जो नहीं हो रही और बिट्स एंड पीसेस में रिलीज करना तो बिल्कुल ही ज्यादती है। सही, ठीक। तो हमने आज जो है अरशद शरीफ के जो वकील हैं और ये उनके
ऑलमोस्ट फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ पढ़ते भी रहे हैं, उनके दोस्त भी रहे हैं, और उनके तमाम केसेस में जो भी उनका यहाँ भी बहुत चल रहे थे मरने से पहले और मरने के बाद भी यही वकील मामले यही उनका केस लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा इनका आखिरी वक्त तक उनके साथ इन टच भी रहे, ताल्लुक भी रहा और बातचीत भी होती है, इनसे मशावरत भी जारी रही है। तो इसलिए वकील नहीं है, दोस्त भी हैं और इम्पोर्टेंट गवाह भी हैं इस सारे केस को जिस तरीके से आगे चला। तो हमारी उनसे बात हुई है, तो हमने उनसे पहला जो चीज़ उनसे पूछी कि ये जो क्वेश्चन रहता है, ये 8 सवाल हैं जो हमने उनसे किए। उनका बैकग्राउंड ये है कि इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहला ये कि उनको क्यों छोड़ना पड़ा, उनको यहाँ से पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, और इसके मतलब जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि यहाँ तक कि जी मजाक उड़ाता, जी उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। कोई कह रहा है जी इमरान खान ने उनको यहाँ से दौड़वा दिया, किसी ने कहा जी वो वैसे ही दौड़ गए यहाँ से। तो ये पहली बात तो ये है कि हम सुनवाना चाहेंगे शोएब रज़ाक साहब, उनके वकील माँ, कि वाकई जो है अदालत को मानना पड़ा कि उनकी जान को ख़तरा है। ये ज़रा सुन लें पहले उसका कि अरशद शरीफ की वाकई जान को ख़तरा था कि नहीं, वो क्या कह रहे हैं। ये अलिए रिकॉर्ड किया गया, ये इसको हम साथ साथ इसके बिट्स एंड पीसेस में दिखाएंगे आपको। हम 23 मई 2022 को अदालत जा रहे हैं और वहाँ हमारा मुद्दा ये है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में FIR काटी गई है, और उस FIR में हम दहशतगर्द भी हैं और उस FIR में हम गद्दार भी हैं। और हम अदालत को ये कह रहे हैं कि जनाब आपके पास तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, बल्कि हमारे साथ वाले वकला ये कह रहे हैं कि जो FIR पशीन में, हैदराबाद या कराची में कटी है, उसके ऊपर तो इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अस्यूम नहीं कर सकती, तो आप ये पिटीशन यहाँ लेके क्यों आ गई। तो मैंने अदालत को बताया जनाब हम यहाँ FIRों का मुद्दा लेके नहीं आए, हम ये मुद्दा लेके आए हैं कि इफ़ अरशद शरीफ गोज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ही इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड। तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है आर्टिकल 9 के तहत, और आप ये जुरिस्डिक्शन एस्यूम करें, क्योंकि अरशद अगर इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर गया तो वो टारगेट हो जाएगा। अब ये बात हमने अदालत में की, अदालत ने ये बात हमारी मानी, अदालत ने बात हमारी मानी और जुरिस्डिक्शन को अस्यूम किया कि इस मैटर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, और जितने पूरे मुल्क में FIR हैं, जो 16 FIR अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी, उनके ऑपरेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया। अब जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जनाब आपके पास क्या शवाहिद हैं कि उसकी जान को ख़तरा था, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि जब मैंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि अरशद शरीफ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर गया तो उसको टारगेट किया जाएगा, इस मेरी बात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनो-अन तस्लीम किया और मुझे एक ऑर्डर दिया। तो आप ये बात किस तरह कह सकते हैं कि वो ऑर्डर 23 मई का भी है और 3 जून का भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे रही है कि कोई पुलिस, पाकिस्तान की कोई पुलिस अरशद शरीफ को इस्लामाबाद से अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उसने अरेस्ट किया तो वो कोर्ट को मुतला करे। तो आप जब ये लोग बात करते हैं कि जनाब अरशद शरीफ को पाकिस्तान में ख़तरा नहीं था, तो मैं इससे ज़्यादा मज़क्का खेज़ बात कोई और सोच नहीं सकता। अरशद शरीफ को ख़तरा था, अदालत को ये बात बावर कराई गई और अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जनाब हम इस जुरिस्डिक्शन को अस्यूम करते हैं, और अरशद की वो FIR है जो दूसरे सूबों में काटी गई हैं, उनके ऊपर भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया गया। जी नाज़रीन, आपने ये सुना, उनके वकील साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतों ने ये माना कि उनकी जान का ख़तरा है, और FIRों को सारियों को यहाँ बुलवाया गया कि उनको कराची और कोयटा में जो चमन में बुलाया जा रहा था मुख्तलिफ शहरों में, उससे उनकी जान को ख़तरा था। अदालतें मान रही हैं, मगर हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, और कन्फ्यूज़ किया जा रहा है कि नहीं जनाब उसको जो है कोई ख़तरा नहीं था, वो वैसे ही यहाँ से चले गए थे। दूसरा कन्फ्यूजन उनकी FIRs के मतलब है। 16 FIR उनकी मुख्तलिफ शहरों में दर्ज कराई गई थी, और उसमें हमने बड़ी तफसील करने की कोशिश की। आज बगौर उन FIRs को पढ़ा, ये सारी कापियाँ मौजूद हैं। अब इसमें कोई जो FIR जिन्होंने करवाई गई वो कई जगह तो इतनी मज़ाक़ा खेज़ हैं कि केस भी बनाना था, और उसके बहरहाल ये FIR उसकी अरशद की जान ले गई, मगर इसमें इनका कोई बाप नहीं है। इनका कोई बाप नहीं है कि हमने ढूंढे कि जिनके नाम पे फॉर एग्जांपल एक चमन किला अब्दुल्ला के अंदर जो है ना वो कराई गई, नेमतुल्लाह वल्द अब्दुल बारी साहब। अब इनकी बड़ी स्केची सी लोगों की तफसीलात हैं।
उसके बाद एक साहब हैं जनाब ये अब्दुल रहीम साहब है, ये जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में ये आती रही। फिर एक FIR लतीफ़ाबाद हैदराबाद में कराई गई, ये जो इससे पहले वाली थी थाना शराफी गोट साहब से आई गई। एक तैयब वल्द मंजूर हुसैन साहब हैं। अच्छा, इन लोगों को हमने पता करने की कोशिश की कि इनका जो FIR में पता है, फ़ोन नंबर वगैरह तो है नहीं है, नाम भी इनका अभी तक कोई पेश ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जनाब हमने भी वकला ने कहा हमने भी बड़ी कोशिश की, अभी तक कोई पेश नहीं हो रहा, और गालबन जब पेश होगा वो कहेगा जनाब मेरे काफ़ी जगह पे कॉपी एंड पेस्ट की गई हैं FIRs के अंदर, एक ही मंदरजात हैं। पता चल रहा है कि इतनी मेहनत नहीं की कि अलग-अलग ही उसकी कोई एप्लीकेशन दे देते। वो इतना जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में हैचेट जॉब, वो एक हैचेट जॉब की गई, और उसके ज़रिए जो है अब वो साहब नहीं मिल रहे हैं। तो हमने ये शुएब रज़ाक साहब से इसकी तफसील ली कि जनाब उनको कोई अगर पता चला हो कि ये कौन लोग थे, क्या ये बिल्कुल घोस्ट लोग हैं या ये कौन थे जिनके नाम पे पूरे मुल्क के अंदर, और इल्ज़ामात बड़े भी मज़हका केस हैं कि उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की शान में गुस्ताखी की और गद्दारी के इल्ज़ाम, और कि जनाब मीर जाफ़र और मीर सादक, मैंने यूट्यूब में सुना था कि उन्होंने ये कहा, और उनको कराची का किसी जगह साकिन बताया गया है। तभी हो सकती है ना, किसी ने कहा जी मैंने क्योंकि चमन में देखी थी तो इसलिए चमन में उनको यहाँ आना चाहिए। ये जी मसला केस। सुनिए शुएब रज़ाक साहब इस पर क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात की है कि वो उनका मुद्दा ये है कि कोई बंदा किसी ट्रक होटल पे बैठा हुआ था, उसने टीवी में अरशद शरीफ का या किसी और का कोई शो देखा तो उसको लगा कि जनाब ये बगावत हो गई है और इससे इस मुल्क में बगावत फैल जाएगी और फ़ौज के अंदर बगावत फैल जाएगी, तो जिसकी वजह से उसका मुद्दा पुलिस स्टेशन में गया और उसने FIR काट दी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो सामने कभी नहीं आया, कंप्लेनेंट सामने कभी नहीं आया, बस एक कंप्लेनेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर था, उसका एड्रेस था, और एक कट एंड पेस्ट FIR थी। आप इमेजिन करें कि पशीन की FIR और हैदराबाद की FIR में डिट्टो फ़र्क नहीं था, एक जैसी FIR थी और सारे। और कभी कभी हम ये फील होता था कि हमें पता चल रहा है हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक और FIR होगी, वो भी WhatsApp कॉपी हमें आ गई। तो ये इस तरह का तसलसल था, और वो उस चीज़ को उसी चीज़ के इदराक में आपने एटमॉस्फेयर भी चेक करना है। वो उस वक्त माहौल ऐसा था कि आपको पता चल रहा है कि जी अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को, उनको आप भरना कर रहे हैं, उनके साथ ये हरकत हो रही हैं, तो एक देयर वाज ए एनवायरनमेंट ऑफ टेरर सराउंडिंग अरशद शरीफ, सराउंडिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें एक्चुअली फील हो रहा था कि इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी अरेस्टेड ही इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू द वर्स्ट टॉर्चर। तो वो जो एलिमेंट था वो उधर था। और जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, उसके कंप्लेनेंट का कोई ना वो सामने आया ना हमारा उससे कोई रब्ता हुआ है, क्योंकि उसके बाद उसका ऑपरेशन ही सस्पेंड हो गया, तो वो चीज़ तो वहीं ख़त्म हो गई। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आमिर साहब, लोग आपने गौर किया है इसमें सरवत के, मैं समझता हूँ कुंजी जो है ये FIR है, इन अशखास को पेश किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्होंने जब SHO साहब ने, आप एक्सेप्ट जब एप्लीकेशन करते हैं इसका मतलब आपको उसके अंदर कोई लगता है कि इसके अंदर जान है, वरना हर आदमी किसी चमन में बैठ के वो किसी के मुताबिक नहीं कराता। FIR एक एप्लीकेशन होती है, उसके बाद अगली स्टेज होती है कि वो इस काबिल होती है कि वो ये तयन करता है, SHO साहब तयन करते हैं कि हाँ ये मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो उसके बाद ही होता है। तो ये अगर ये जो 16 बंदे हैं ये ढूंढ लिया जाए कि ये कौन है और ये पेश कर दिया जाए हमारे सामने या वकुला के सामने, पता चल जाएगा कि वो बोलेंगे बिल्कुल चरब टू करके बोलेंगे कि वो उनको किसने कहा था, यहीं से पकड़ी जाती है सारी। मगर नहीं, सामने वकील साहब भी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता ये हमारे काबू बंदे आएंगे। उसके बाद जी एक और जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया भाम, वो है कि उनके, अब देखें पहले ही उनका ख़ानदान, हम सब लोग कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा अफसरदा है कि एक बिल्कुल नौजवान आदमी जो है हंसता मुस्कुराता, उसका एक तो कत्ल कर दिया गया, फिर उसका ख़ानदान एक तरले कर रहा है कि जी हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो। उन्होंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के उन्होंने कहा जी बड़ा ज़रूरी है कि उसको इंसाफ मिले, उसकी पोस्टमार्टम करवाई।
वरना तो इन्होंने बगैर पोस्टमार्टम के अगर इनके बस में होता तो वो कीनिया वाले पे ही चला देना था। और बड़े हमारी कम्युनिटी ने भी कहा, एतजाज़ हसन जैसे बुकला ने भी कहा, और ख़ानदान ने भी बड़ी समझदारी की कि उनकी बेटी ने ख़ास तौर पे कि हमने ये पोस्टमार्टम करवाना है। अब उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही और डायरेक्टर साहब में शर्म आती है पिम्स के जो है वो झूठ बोल रहे हैं इस तरह के संगीन मामले पे कि जी वो उनके ख़ानदान वालों ने नहीं किया, हालांकि रिकॉर्ड पे उनकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेड थी, मौजूद थी। और वो क्या इस मामले में, और उसके बाद फिर तस्वीरों का लीक किया जाना, फिर वो एक ये बताना कभी बिट्स एंड पीसेस में कि कोई कह रहा टॉर्चर हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये रज़ाक साहब से, शुएब रज़ाक साहब से सुनते हैं कि जनाब ये जो फैमिली को आया उन्होंने मांगी थी, नहीं मांगी थी, इसके मतलब वो क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो इसमें बड़ी हम्बल से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम अदालत में, इसलिए कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि देखें कोई बंदा भी पोस्टमार्टम हो जाती है, विद इन 24 आवर्स उसको, उसके वर्सा को, उनका हक होता है, उनको वो रिपोर्ट मिल जाती है। यहाँ ये सिचुएशन हुई कि पोस्टमार्टम हुआ 26 अक्टूबर को, आज 14 नवंबर है और आज हमें बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट जो है वो फैमिली को दी गई है। हमारी पिटिशन को भी 8 दिन हो गए हैं। तो ये ज़रूरत इस अमर की थी जब आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही और आपको कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मिल रही हैं, आपको ऐसी रिपोर्ट मिल रही हैं, किसी में कहा जा रहा है कि तशद्दुद नहीं हुआ, किसी ने कहा जा रहा है कि जी उसकी वीडियो लीक्स हो गई हैं। तो हम अदालत के पास गए, क्योंकि पहली तो हमारी पिटिशन का हिस्सा ये था कि दे नीड टू मेक श्योर टू फॉर्म ए इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट तो कर नहीं रहे, इसकी वजह से मीडिया में स्पेकुलेशंस पे स्पेकुलेशन आ रही है। अब जो रिपोर्ट उनको दी गई है, मेरी तो सुबह हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, मेरी तो अदालत से इस्तदा ये होगी कि लेट देम सबमिट देयर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट, ताकि हमें ये यकीन हो सके ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स ने अदालत में जमा कराई है। आई डू नॉट बिलीव, मैं तो बिल्कुल स्पेकुलेशन कर सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कौन सी है, कौन सी फैमिली को दी गई है, कौन से मीडिया में सर्कुलेट कर रही है। मैं तो सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं अदालत से इस्तदा करूँगा कि कंसर्न अथॉरिटीज़ ये रिपोर्ट अदालत में सबमिट करें, ताकि कल हम उनको चैलेंज कर सकें कि उन्होंने सही रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है या नहीं कराई है। क्योंकि रोज़ खबर आ रही है जी फैमिली को, मेरा तो राब्ता है फैमिली के साथ। मैं आई डू नॉट बिलीव एनी वन ऑफ देम as far as the authenticity of that report is concerned. I am simply waiting for the court कि सुबह वो हमें क्या ऑर्डर मिलता है और वो सबमिट कराते हैं अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ताकि कल हम उसको चैलेंज कर सकें। जी, ये शुएब रज़ाक साहब ने भी वही बात की है कि हमारे पास भी ये रिपोर्ट बिट्स एंड पीसेस में मौजूद है, मगर क्योंकि ये 6 सफ़ात मुकम्मल नहीं है और क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं है, हम भी काफ़ी चैनल्स पे ये चल रहा था, मगर हम नहीं दिखा रहे इसको कि ये मुसद्दका नहीं है। जब तक ये बाद में चेंज भी हो सकती है, रोज़ के रोज़ चेंज भी किया जा रहा है और इससे सनसनी फैलाई जा रही है और केस को ख़राब किया जा रहा है। तो ये जो ख़ानदान के मतलब जो कंट्रोवर्सी थी उसके मतलब भी ज़रा सुनवा दें कि उन्होंने ये क्या कहा। ये बातें ऐसी होती हैं, आप जब रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो आपने अदालत को ये बताना होता है जनाब मैंने आई हैव मेड एवरी अटेम्प्ट टू गेट माई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, I have failed to consequently I have come to the court. पिम्स के लोगों के पास मैं खुद गया हूँ, पिम्स के लोगों के पास मेरा ऑफिस गया है, उसकी फैमिली के बिहाफ पे कुछ लोग गए हैं। उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं अभी कैमरे के सामने नहीं कर सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर अदालत में पिछले मंडे को केस लगा था और अदालत ने इनको नोटिस भी कर दिया था, तो अगर फैमिली नहीं कर रही तो अदालत तो मांग रही है ना। अदालत ने उनको कहा है कि इन पर्सन कुछ लोग कल हाज़िर हों अदालत में और अदालत को बताएं कि इस प्रोसेस में 26 अक्टूबर को आपका पोस्टमार्टम हो रहा है और आज तक अभी आपने, वाई इज़ देयर सो मच डिले इन दिस प्रोसेस। नॉर्मल हालात में तो 24 घंटे में वो रिपोर्ट आ जाती है, आप 14 को भी एक कंटेंशन रेज कर रहे हैं जी हमने फैमिली को जेन्युइन रिपोर्ट दे दी है, तो इसका मतलब है उन्होंने नहीं दी। अब इस मुल्क में बहाने बनाना तो बड़ा इजी काम है ना, अगर उन्होंने काम करना होता मुझे क्या ज़रूरत थी हाई कोर्ट में जाने की। सही है, ठीक है, लेकिन आमिर साहब ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के अंदर मुख्तलिफ गलत तरीक़ों से सामने आ रही हैं उसको शुएब रज़ाक साहब दुरुस्त कर रहे हैं कि वाकई इन पर्सन वो खुद गए थे पिम्स वालों के पास, इसलिए उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि फैमिली की तरफ से किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। ये एक मामला है। दूसरा जो मामला है
अरशद शरीफ की कीनिया में तो ठीक है वहाँ वाक़या हुआ, मगर ये हमने बड़ी उनसे पूछा, अभी बताएंगे कि पाकिस्तान में उनकी FIR दर्ज होनी थी और उसमें हमें ये शक पड़ता है कि बदनीति है शुरू से ही, कि ये उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, यही नहीं पता चल रहा कि किसको करनी है FIR, किसकी जुरिस्डिक्शन है, कैसे होगी, कौन करेगा। और उसके बाद अभी ये सबसे जो अहम बात जो की शोएब रज़ाक साहब ने, वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, पर हमें शक पड़ता है कि वो भी जान छुड़ाने के लिए है, इनकी बदनीति थी शुरू से ही। और ये मेरा शोएब रज़ाक साहब भी इस बात की निशानदेही करते हैं, वो कहते हैं कि इसका सही फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुनिए ज़रा उन्होंने ये कहा है। हमने प्रोसेस को इस तरह एवेल्युएट करना है कि हमारी जो पहली पटिशन थी, जिसमें हमारी पहली प्रेयर ये थी कि अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान बुलाया लेके आया जाए। साथ साथ हमारी दूसरी प्रेयर ये थी कि आपने जुडिशल कमीशन बनाना है जो इन्वेस्टिगेट करे उन मुहरक़ात को जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उसको दुबई और केनिया में डिसाइड करना पड़ा। तो उसके बाद अगर जुडिशल कमीशन कहता है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इसकी FIR पाकिस्तान में होनी चाहिए। ठीक है जी, आप FIR का मतलब कि किसी के ऊपर मुरत इल्ज़ाम लगाना तो नहीं है ना। FIR कट की आप इसको इन्वेस्टिगेट करें मज़ीद, लेकिन कम अज़ कम आप FIR आपको डायरेक्शन तो दे देती है ना कि वे टू लुक फॉर, किधर आपने देखना है। आपने गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशल कमीशन की हद तक देख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन ऐलान करते हैं कि जी हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं, दूसरे दिन वो इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी कमीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंक्वायरी कमीशन इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 जिसमें इंक्वायरी होती है। जुडिशल कमीशन इज़ हेडेड बाय जुडिशल ऑफिसर जो हाज़िर सर्विस अदालत का होता है, जो हमारी कंटेंशन थी। तो नो वन इज़ इंटरेस्टेड। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे दें, इंस्टीट्यूशन को इल्ज़ाम दे दें, सोसाइटी को एज ए नेशन को इल्ज़ाम दे दें। नो वन इज़ इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बहुत सारे इधर और बहुत सारे मुद्दों पे मट्टी पड़ गई है, इस पे मट्टी पड़ जाएगी। लेकिन इसका पहला स्टार्ट क्या है मेरे हम्बल राय में, यू गॉट टू मेक श्योर कि आप एक जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट करें हेडेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज। वाई? All the matters pertaining to Arshad Sharif and the freedom of press, they are pending and they have been dealt with by Islamabad High Court. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सारे मुहरक़ात को डिस्कस कर सकता है और दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट फोरम। गवर्नमेंट ने अपने सर से वज़न उतार के सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया और वो साथ साथ लेटर कैसा लिखा कि जनाब फुल कोर्ट कमीशन का जुडिशल कमीशन का हिस्सा हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। The most appropriate forum as far as this issue is concerned is Islamabad High Court. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मटेरियल भी है, एक जज को अपॉइंट कर दे, वो इन्वेस्टिगेट कर ले, फिर उनकी फाइंडिंग आती है उसके मुताबिक आप FIR भी काटें। क्योंकि अगर आपका एम्बेसडर केनिया में इस चीज़ को कंफर्म करे कि ये जो कत्ल यहाँ हुए इसके कुछ मुहरक़ात पाकिस्तान में भी ढूंढे जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में FIR हो सकती है। अब ये सारा काम गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट की अगर नीयत होगी और उनको ये फील होगा कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो फिर तो वो कर सकते हैं। अगर किसी की नीयत नहीं है तो मैं बातें करता रहूं या मुझसे लोग बातें सुनते रहें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अमल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। आमिर साहब, ये जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो उन्होंने ये की कि इसका फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके वकील साहब ने भी ये शक का इजहार किया है कि इन्होंने जान छुड़ाई और जान के उसको, पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि जनाब इसको तो यहाँ से दौड़ाया गया है और ये इमरान खान ने इनको दौड़ाया है। तो एकदम से सडन चेंज ऑफ थिंकिंग हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बाहर से, मुल्क के बाहर से ये कह दिया कि नहीं जो है इसका जुडिशल सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का बनाए, तो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। दूसरा ये क्वेश्चन मार्क डाला गया, शुबहात डाले गए कि जनाब अरशद को कीनिया तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो तो दुबई में उन्होंने किसी ने प्रेशर नहीं डाला। और याद रहे कि अभी जुडिशल कमीशन नहीं बना, हमें पहले ही था इतराज कि जनाब आपने 2 बंदों की टीम कीनिया भिजवा दी है, अब 2 बंदों की टीम जो है 2-3 बंदों की वो दुबई भी पहुंच गई है।
तो पहले अभी हमें शक था कि कीनिया के अंदर भी इसको कवर अप के लिए वो गए हैं, वो किस इख्तियार के साथ गए हैं जब अभी जुडिशल कमीशन ही नहीं बना। चले, ये वो सवाल है, शुएब रज़ाक साहब ने बड़ा मोतबर इसका भी जवाब दिया। ब्रेक से वापस आके इस सवाल समेत कुछ और भी अहम सवाल थे जिनके जवाब शुएब रज़ाक साहब से लिए गए हमारी टीम की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, उनके साथ क्या एक्सक्लूसिवली बात हो सकी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। मरहूम अरशद शरीफ साहब के जो दोस्त भी हैं, उनके वकील शुएब रज़ाक साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनसे सवालात किए हमारी टीम ने, उनसे सारी चीज़ें जानी। कीनिया के हवाले से आमिर साहब आपने बात की थी, ये वो एक अहम सवाल है, एक अहम हिंट है। पब्लिक जानना चाहती है आखिर मुत्तहिदा अरब अमारात से कीनिया का सफ़र क्यों किया? बड़े और कंट्रीज थे, तकरीबन 33 से 34 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आप यूएई से ऑनवर्ड जा सकते हैं, तो कीनिया का इंतखाब क्यों हुआ? शुएब रज़ाक साहब से मेरे ख्याल में इसका जो जवाब दिया शुएब रज़ाक साहब से वाकई तौर पे पूछा गया हमारी टीम की तरफ से कि दुबई से कीनिया की तरफ वो क्यों रवाना हुए, क्या आप इस बारे में जानते थे, क्या गुफ्तगू हुई सी? उसके ऊपर शुएब रज़ाक साहब ने क्या अपना जवाब दिया था वो आपको सुनाते हैं। मेरी अरशद से दुबई में बात हुई कि जनाब आई एम लीविंग दुबई बिकॉज आई हैव बीन विजिटेड बाय सम दुबई इमिग्रेशन ऑफिशियल्स एंड दे हैव गिवन मी ओनली 2 choices, आइदर गो बैक टू योर ओन कंट्री और लीव यूएई। अब उसको जब ये मिला, अब इसमें किसने लिखा, किसने दबाव डाला, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अरशद के साथ मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात बता रहा हूँ कि अरशद के साथ जो मेरी बात हुई, उसने कहा शुएब भाई मुझे वो कह रहे हैं कि आप ये मुल्क छोड़ें। दे वर काइंड इनफ टू गिव मी 5 working days कि आप यहाँ से चले जाएँ या जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, हमारा मुल्क छोड़ दें। इसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये कन्वर्सेशन मेरी अरशद के साथ हुई। और दूसरी वजह ये हो रही है ना कि आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो अपनी मर्ज़ी से चला गया दुबई से। अगर आपके पास ऑप्शन हो टू लिव इन एग्जाइल और आपको चॉइस करनी पड़े दुबई और केनिया के दरमियान, तो कौन जी शऊर आदमी जो है वो केनिया जाएगा दुबई छोड़ के? अरशद को दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट चॉइस ऑफ हिज लाइफ, उसको दुबई छोड़ के केनिया जाना पड़ा और वो उसकी अपनी फ्री विल नहीं थी, अपनी मर्जी नहीं थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हल तलब हैं आमिर साहब अभी भी। जी, हल तलब एक और बहुत बड़ा सवाल है। वो 2 अशख़ास जिनके पास जाके अरशद रहे, खुर्रम और वक़ार जो है, उनके ऊपर बड़े सवाल या निशान हैं कि जनाब ये कौन थे और इनका क्या किरदार है, तो उनकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो रज़ाक साहब जो हैं, शुएब रज़ाक साहब, उन्होंने कहा कि ये वो ऑलमोस्ट मैंने बताया फैमिली मेम्बर हैं, सारे ख़ानदान को जानते हैं और अरशद के साथ राब्ते में भी थे। उन्होंने कहा जी मैंने इन 2 अशख़ास का जिक्र नहीं सुना था और इनका ये नहीं पता कि कौन हैं, क्या इनका रोल है। ये सुन लें शुएब रज़ाक साहब से कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वजह ये हो रही है कि अंडर अरशद वाज इन लॉट ऑफ प्रेशर। मैं उसके दोस्तों को जानता हूँ, वो मेरे दोस्तों को जानता है, हम एक दूसरे की फैमिली के बहुत क्लोज़ हैं। आई वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ दीज पीपल्स एग्जिस्टेंस इन अरशद लाइफ। मुझे नहीं मुलाकात, बात भी नहीं कभी हुई। साथ साथ ये बात अगर FIR हो जाती है, जुडिशल कमीशन रिकमेंडेशन देता है FIR की, FIR हो जाती है, तो आप फिर उनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे ना, बिकॉज दीज वर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जिन्होंने इनमें से एक बंदे ने अरशद के साथ आखिरी वक्त गुजारा है। ही वॉज इन द कार, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटनेसेस, तो आप इनको किस तरह कह सकते हैं एक्स्ट्राडाइट करना? देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी नीयत है कि इस जुल्म का इदराक कहीं करना है और इसको जो इन लोगों ने किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो ये तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप इस नहीं करेंगे, आपकी नीयत नहीं है, तो फिर आप बहाने ढूंढते रहेंगे, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। नियत होनी चाहिए आमिर साहब, और वाकई तौर पे इन लोगों को लाना चाहिए। अगर कोर्ट ये डिसीजन सामने लेकर आती है कि ये 2 बंदे हाजिर हों, यहाँ पर लाए जाए ताकि उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सारा इशू ही नीयत का है कि तफ्तीश जिस तरीके से चल रही है और जिस तरह उसके अंदर अभी तक जो कवर अप ज़्यादा नज़र आता है, यहाँ तक कि कीनिया के जो 2 अशख़ास भिजवाए गए थे, ये रिपोर्टेड ख़बरें हैं, ख़बरें छपी हैं, पाकिस्तान में भी छपी हैं कि एक तीसरा आदमी उनके साथ लगा दिया गया। वो कौन था
किसके कहने पे किया, उसने क्यों किसको रिपोर्ट किया, तो वो एक एक चीज के अंदर शामिल रहा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं ताकि कवर अप वो वाला हो। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है, ये पूरी हमारी कम्युनिटी का, पूरे पाकिस्तान का और उनके वकील साहब का भी, कि उनका ये आफ्टर कौन लोग थे जो इसको सारे पीछे थे और अब इसकी तफ्तीश को कंफ्यूज कर रहे हैं और क्यों किया जा रहा है, ये फाइनली सुन लें शुएब रज़ाक साहब क्या कहते हैं। नहीं, मैं इस पे लीगल राय तो नहीं दे सकता, मैं आपको पर्सनल राय ये दे सकता हूँ। लीगल राय क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्या है। एक बात उन्होंने की है, वो ये हुआ कि हमारी पटिशन का पहला प्रेयर ये था कि जनाब उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान में जल्द अज जल्द आ जाए। उसकी वालदा की ये ख्वाहिश है। सुबह 4 बजे जिस दिन उसको असैसिनेट किया गया, 4 बजे उसकी वालदा की ये ख्वाहिश थी। कंसिक्वेंटली वी वेंट टू द हाई कोर्ट इन द मॉर्निंग। ये मैंने अदालत के सामने भी कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड फॉरेन ऑफिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और उसका जस्ते खाकी आ गया। इसके बाद दे हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट और टू टेक दिस मैटर फर्दर। और मुझे उनकी नीयत शक की बात नहीं है। दे हैव नो इंटेंशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। वो ये चाह रहे हैं इसके ऊपर मट्टी पड़ जाए और वो ये कहानी और बहुत सारी कहानियों की तरह ये कहानी दब जाए। एज़ फार एज देयर ट्रू इंटेंशन इज़ कंसर्न, आई हैव नो डाउट कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। बहुत अहम सवालात थे जिनके जवाब शुएब रज़ाक साहब ने दिए। डेफिनेटली उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मगर क्रेडिट कुछ और लोगों को भी जाना बनता है आमिर साहब। नहीं, वो बिल्कुल हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है, अकमल खान ने की है, अनीक ने की है, तंसीला ने की है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हमने आज बात की है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के भी। वो पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स हैं, मगर वो अपना नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जी अब एक टीम को बना दिया गया है तो बुरा लगता है कि उनकी उस पर जब तक के ऑफिशियली वो उस पर बात करना, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल उनके मुतालिक भी हैं कि जो पहले एक बोर्ड बनाया गया, आज दोबारा वो बोर्ड है। तस्वीरें लीक हुई ना, आज वो खुद तफ्तीश कर रहे थे अपनी कि ये तस्वीरें कैसे लीक हो गई। उनके मुतालिक ये भी चल रहा है कि उनके फॉरेंसिक्स के बाकी चीज़ों का बोर्ड बनता है, उसके अंदर ऑर्थोपेडिक भी होता है, बाकी चीज़ों के भी डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, मगर फॉरेंसिक की भी एक्सपर्टीज़ देखी जाती है उनकी क्या है। तो वो उनका ये काफ़ी हल्कों का ख्याल है और हमने कोशिश की है लेने की कि हमें बताएं कि कितने इन्होंने टॉप्सिस की थी और उनके फॉरेंसिक के क्या क्रीडेंशियल्स हैं ये बोर्ड के अंदर जो लोग थे। तो वो उस पर बड़ा स्केची सा है, वो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। और यहाँ तक कि एक साहब बीच में जो बोर्ड के अंदर थे वो उनकी जो डिग्री है वो MPH है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है, और वो जो सरहद यूनिवर्सिटी की शाम की क्लासों से ये डिग्री ली हुई है। तो ये बड़ा शेडी सा एक है कि बोर्ड जो है वो नहीं लगता कि सही तरीके से पाकिस्तान में बड़े बड़े टॉप के फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 50-100 टॉप्सिस की हुई हैं उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा हम अच्छा नहीं लगता किसी की ओपिनियन के ऊपर, अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम फिर बताएंगे क्या है। मगर अभी जो सवाल जो लीक्स किया जा रहा है उनके इस पर हमें बड़ा शुबा है कि ये कभी डाउट डाल देते हैं, कभी किसी रिपोर्ट में आ जाता है कि जो लीक की जा रही है मुबैना तौर पे कि जी गोली रह गई थी। अब उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक तो ये कि जी वो अगर रह गई थी तो बहुत बड़ा लैप्स था क्वीनिया का। दूसरा ये कि उससे साबित ये करना चाह रहे हैं कि ये बहस है कि गोली करीब से लगी थी या दूर से मारी गई थी। तो अगर वो गोली रह जाती है या उसका कोई सेगमेंट रह जाता है, फ्रैगमेंट रह जाता है, तो फिर इससे मतलब ये होता है कि गड़ी दूर से मारी गई कि उसमें ताकत नहीं थी गोली सी के जिस्म से, वरना निकल के गोली जो है वो आगे आर पार हो जाती है, या वो रिकोशे करके जो है ना वो किसी और चीज़ को लग के मेटल के हिस्से को वापस आगे लगे तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती है। एक ये कन्फ्यूजन है। दूसरा टॉर्चर के हवाले से बड़े कन्फ्यूजिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ब्लैकनिंग का इस रिपोर्ट पे जिक्र है। सुबह जब फाइनल मुकद्दमा आ जाएगी अदालत में पेश होने के बाद वो असल होगा और उसका एक फॉर्मेट है, 6 सफ़ात हैं। अभी ये 2-3 टेक्स्ट के जो हैं उसके अंदर वो तफसीलात नहीं है, मगर ब्लैकनिंग का इंजरीज का जिक्र है। तो उनका ये ख्याल है ब्लैकनिंग जो होती है वो करीब से गोली जब लगती है तो उसके बाद उसका गोली का जो उसके जख्म का होता है, जख्म की वो जो गोली के अपने जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, उससे ब्लैकनिंग होने का होता है। दूसरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील कल इंतज़ार करेंगे हम रिपोर्ट पर कि होप करते हैं जो पसलियों के टूटने की और जो टॉर्चर के हवाले से तफसील आएगी कि उनकी गोली जो है वो कहते हैं ये सब तफसीलें होनी चाहिए, तफसीलात होनी चाहिए कि गोली कहाँ से एंटर की, किस पसली से एंटर, तीसरी से निकली,
लंग्स को कैसे उसने किया, वो इंटरनल डायसेक्शन जब होगी तो उसका, ये इंजरीज एक्सटर्नल उसमें आती हैं, वो फिर तफसील आएगी कि किस पसली से निकली, किस पसली पे गई। और फिर जख्मों का उनके जी ये भी बताया जाता है कि ये जो हाथ के जख्म है कई दफ़ा के पोस्टमार्टम थे, मरने के बाद थे या मरने से पहले भी हैं, क्योंकि कई दफ़ा बॉडी को वो है। लास्टली उन्होंने, मैं ये कहूँ कि उनका ये ख्याल है कि ये जिस तरीके से स्केची बनाई गई है रिपोर्ट, और ये बड़ी अभी तक की जो रिलीज़ की गई है, इसके अंदर काफ़ी सारे अबहाम हैं। ये लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा या उनकी क्रेडेंशियल्स ख़राब थे बोर्ड के, या उनकी नीयत ख़राब थी। सही, जो फॉरेंसिक के क्रेडेंशियल्स के ऊपर सीरियस क्वेश्चंस हैं, हम चाहेंगे कि हमें बोर्ड के मेंबरान के क्रेडेंशियल्स भी फॉरेंसिक खास तौर पे बताए जाएं। सही है, ठीक है, लेकिन मैं तस्दीकशुदा नहीं, लेकिन आमिर साहब बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है, चाहे वो कीनिया की गवर्नमेंट थी या पाकिस्तान के अंदर होने वाले पोस्टमार्टम, दोनों तरफ से गैर संजीदगी से लिया जा रहा है। कीनिया की रिपोर्ट यहाँ के पोस्टमार्टम के बाद उन्हें मिलती है, फिर वहां की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम मुकम्मल है, यहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक एक गोली अरशद शरीफ साहब के जिस्म के अंदर रह जाती है। अजीबोगरीब सी चीजें हैं, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास ये कागजात हैं, जब तक ये अदालत के सामने नहीं दी जाएगी, इसीलिए कल देखेंगे। उसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी तफसीलात होंगी कि जो अभी तक स्केची सी तफसीलात आई हैं उसके अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा जी ना, ये जिस फॉर्मेट में आ रहा है, एक सफ़ा फॉर एग्जाम्पल जो हमें भी मिला है वो एक इजाफी सफ़ा है, उनका उस फॉर्मेट में नहीं है, वो गैजेटेड होता है, उसका एक तरीकाकार है। ये मेरा ख्याल अगर दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, जिसके अंदर पूरी एक एक तफसील आती है। तो ये अभी कि जी टॉर्चर हुआ है, नहीं होता हुआ, और किस हिस्से में, ये अभी ये प्री मैच्योर के साथ आमिर साहब एक चीज से पुश चली गई है, तस्वीर लीक का जो मामला है, इसके ऊपर भी बात पुश होनी चाहिए कि जो बोर्ड का सरबरा था उसको हैंड ओवर किया गया था वो कैमरा जिसके अंदर तस्वीरें मौजूद थी। बहुत अच्छी आपने याद दहानी कराई कि उसके अंदर एक और बात जो मुझे बताई गई है वो ये है कि ये चार, उसके अंदर ये तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि 4 नाखून जो है ना, वो जो है ना उनके निकाले गए थे। केनियन रिपोर्ट में भी जिक्र है, वो कहते हैं कि नॉर्मली जो है आपने डीएनए सैंपल जो लेता है, ये जो एक दी जा रही है उसके लिए कि जी डीएनए सैंपलिंग के लिए उनका एक बाल से भी एक सैंपलिंग हो सकती है, एक नाखून के एक छोटे टुकड़े से भी हो सकती है, 4 नाखून निकालने की ज़रूरत नहीं होती है डीएनए सैंपलिंग के लिए। तो अभी इसकी तफसीलात आएंगी कि क्या मेंशन किया जाता है इन जख्मों के मतलब, क्या तफसीलात हैं। तो मुसद्दका, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनके वकील साहब भी जिस तरह फरमा रहे थे कि ये चेंज करने का इम्कान है, जब तक ये कोर्ट के पास नहीं आती तो इन बिट्स एंड पीसेस की ये कल पता लग जाएगा कि ये किस बदनीति से ये जो छुपवाई गई कितनी सही थी कितनी गलत थी। कल ये अदालत में जब आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन आमिर साहब, ये भी एक हाई प्रोफाइल केस है और बेईमाना तरीके का कत्ल है। उनकी फैमिली को जिन चीजों का नहीं पता वो मीडिया पे मुख्तलिफ तरीकों से फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी, ये बिल्कुल आपने बात की है कि ये वैसे तो हर शख्स की एक सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ दिस राइट और होना चाहिए, मगर ये क्योंकि सियासत से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर क्योंकि अदालतें भी शक कर रही थी उसकी जान को ख़तरा है और पहले भी उसको धमकियाँ मिल रही थी, तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। उस तनाजुर की वजह से इसको ज़्यादा माइन्यूटली देखना चाहिए था, मगर बिल्कुल क्लियरली अभी इतना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो आप देते हैं, शहादती जो सबूत हैं, उससे क्लियरली नज़र आता है कि इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, इसको बिगाड़ा जा रहा है, इस पर पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है। क्या आदमी के जहन में ये शक डाला जा रहा है कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, पता नहीं वो क्यों गया यूं गया। तो ये जब तक ये मुसद्दका ऑफिशियल कोई वो हो, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ये अपने बंदे खुद ही भेजी जाती है, वो किसको रिपोर्ट है वो लेके आए हैं जो वहाँ से केनिया से रिपोर्ट, वो पब्लिकली क्यों नहीं शेयर की गई, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्यों बैठी हुई है और ये लीक करके अपनी मर्जी की वो चीज़ें दी जा रही हैं। अगर ये लोग गए हुए हैं अव्वल तो ये जा नहीं सकते थे बोर्ड की, जब तक अदालतें बोर्ड ना तश्कील देती, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ना आता, और उसके बाद किस टीम को भेजा गया उनके वो देखे जाते हैं, क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं, और जिस पे आपको मुझे सबसे ज़्यादा उनके ख़ानदान को अरशद शरीफ के भरोसा होता, तो फिर ये लोग जाते तो फिर इम्पॉर्टेंट था। तो पहले ही बदनीति के तो सवाल उठ गए हुए हैं। आई एम श्योर अदालत इस बात का नोटिस लेगी, और ये शुएब रज़ाक साहब की इस गुफ्तगू के बाद तो इसमें कोई शक ही नहीं रह जाता। बिल्कुल, अभी वो टीम यूएई भी रवाना हो चुकी है। एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान की सियासत और इस सियासत का एक अहम सवाल, अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। ब्रेक से वापस आके हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अगले आर्मी चीफ के हवाले से आमिर साहब, चूंकि चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं कि शायद लंदन में कुछ फैसले अहम हुए वज़ीर आज़म साहब के अपने भाईजान के साथ, उसकी मुशावरत के बाद वो वतन वापस आए। जी, वो लंदन में जिस तरीके से उन्होंने स्टे किया है कि पहले तो वो उनका मैं बयान गवर्नमेंट का सुन रहा था, उनका जी वो शर्मुल शेख से मिस्र से ना वापसी पे लंदन रुक गए। उनको शायद दुनिया के नक्शे का नहीं पता कि लंदन जो है मिस्र और पाकिस्तान के दरमियान ही नहीं आता, वो साइड पे है, वो बिल्कुल मगरिब के अंदर है। तो वो ज़रा नक्शे ही देख लेते तो उनको ये गलती ना करते कि जनाब वो रास्ते में रुक गए लंदन के, मिस्र और पाकिस्तान के रास्ते में लंदन नहीं आता, लंदन आगे 4 घंटे की फ़्लाइट है उधर से। तो बहरहाल पहली बात। दूसरा कि आप देखें कि 4 दिन के मशावरत ख़ानदान के लोग बैठ के ये बड़े बड़े ये यहाँ पे चमगोइयाँ होती रहीं और वहाँ भी खबरें मर्ज़ी की लीक होती रही। वहाँ एक चमचों का एक पूरा क्लब वहाँ पे लंदन में बैठाया हुआ है जो ख़ास किस्म की ख़ास वो बताते हैं, खबर को फीड करते हैं जो वो करना चाहते हैं, उनके अलावा कोई वहाँ पे किसी और की एंट्रेंस नहीं है। और दूसरा, 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब घर से निकले और वो जिस तरीके से जफ्फियाँ पप्पियाँ हुई, बल्कि बड़ी मीम्स बन रही थी कि वो बादार फिल्म का गाना है कि देख लो आज हमें जी भर के, वो जो है ना इस तरीके से अलविदा कर रहे थे कि पता नहीं जो यहाँ आएंगे तो क्या दिल पे भारी पत्थर रख के फैसले क्या करने पड़ेंगे। तो ये जो सारी आर्मी चीफ के हवाले से जो चमगोइयाँ हो रही हैं उसके अंदर फिर ये 8 दिन जब आप लगा के आए और यहाँ पे इस तरह की खबरें भी लीक की जा रही हैं कि जनाब हम बड़े मोहतात होते हैं कि ये जो खबरें फैलाई जाती हैं ज़राए के हवाले से, मगर ये खबरें जो हैं अब अखबारों की जीनत बनने लग पड़ी हैं। अभी इसलिए हमारे पास एक सहारा आ जाता है। डॉन एक बड़ा मुतबर अखबार है और बड़ा केयरफुल अखबार है, और मगर उन्होंने ये हौसला किया हुआ और उन्होंने आर्गूमेंट भी दिया हुआ है कि जनाब ये इसलिए स्पेकुलेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जनाब कि आर्मी चीफ का एक तो ये कहा जा रहा है, डॉन ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये भी फैलाई जा रही है कि पता नहीं इसके साथ ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगा। मुझे नहीं पता कि ये अब इसका लीगली क्या तरीका होगा। इलेक्शन का तभी होता है कि ऑन बोर्ड अगर प्राइम मिनिस्टर भी हों और सारे सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हों तो फिर इलेक्शन की असेंबलियाँ आफ्टर ऑल डिज़ोल्व हो रही हैं। तो तरीका एक ही का है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड हों, पता नहीं कौन इनको ऑन बोर्ड लेगा, कैसे लेगा, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो शहीद बनना चाहेंगे कि देखें दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे पे जाएंगे कि हमें दूसरी दफ़ा निकाला गया, ताकि कुछ ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के उस पर पॉपुलैरिटी उनको नज़र आ रही है इमरान खान की, तो वो है। डॉन अखबार में जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी आज इस पे एक एनालिसिस दिया हुआ है अतीका बीबी ने, अतीका रहमान। उन्होंने कहा है कि जनाब ये बड़ा पोलिटिसाइज हो गया है, ये परसेप्शंस के ऊपर जो है ना किया जा रहा है। और परसेप्शंस ये हैं कि जनाब ये उसकी परसेप्शन इसलिए भी बनी हुई है कि जब ISI के चीफ खुल्लम खुल्ला आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, और फिर इस बात की भी सबूत आ गए, मान लिया गया। इमरान खान ने मेरे साथ इंटरव्यू में भी ये इकरार किया कि हाँ प्रेसिडेंट के साथ जो है वो बिल्कुल वहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उस पर भी नहीं रहा। तो जाहिर है वो फिर अगर ये बैकडोर मीटिंग से इकरार करेंगे तो फिर परसेप्शन है। तो मैं जसारत नहीं करता नॉर्मली कि ये ओपिनियन दिया जाए कि जर्नलों के ऊपर कि उनकी क्या परसेप्शंस हैं, पर क्योंकि अब ये डॉन अखबार की जीनत बन गया तो हमारा भी है कि वो कह रहे हैं इस आर्टिकल के मुताबिक जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जो जिन्होंने 27 को बताया जा रहा है कि रिटायर होना और टेक्निकल एक उनका हिच है, तो उनके मुतालिक कहा जा रहा है कि जनाब वो नून लीग की परसेप्शन ये है कि वो उनके बहुत करीब माने जाते हैं, यानी कि फेवरेट, उनके फेवरेट का माना जा रहा है। उसके बाद ही आगे जाके उन्होंने कहा है कि जनाब जो उनके बाद आते हैं सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं और 10 कमोर के कमांडर भी हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, उनके मतलब कह रहा है कि ही इज़ परसीव्ड एज बीइंग सिंपैथेटिक टू मिस्टर इमरान खान। उनका क्या है कि वो उनकी परसेप्शन ये है कि इमरान खान के मतलब है। और उसके बाद जो आते हैं उन्होंने कहा कि एक साहब को भी ये गोल कर गए हैं बीच में, अज़हर साहब को, और फिर आगे उन्होंने कहा जी नुमान महमूद साहब भी जो है ना उनके मतलब कहा जाता है कोट एंड कोट के सोर्सेज ने बताया इनको कि टू रिजिड हैं
एंड पार्शल टू द पीपीपी हैं। अच्छा। ये उनके मुतालिक भी ये इन्होंने लिखा हुआ है। और फैज़ हमीद साहब जो कि 5वें नंबर पे हैं, उनका कहा है कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हुए हैं और पब्लिकली जो है ना उनके मुतालिक बड़े बयानात आ गए हुए हैं। तो ये अब जब आप और मैं टीवी पे हम कोशिश करते हैं कि ये ख़ास तौर पे ये कहा ज़रूर गया है इसमें आर्टिकल में भी कि सारे जर्नैल जो इस लेवल पे पहुँचते हैं उनकी एक काबिलियत होती है। और ये मगर जब ये चीज़ें ओपनली डिस्कस हो रही हों, अखबारात में आ रही हों, तो हमें भी ये बहाना मिल जाता है कि हम नहीं कह रहे जी, ये डॉन कह रहा है, बड़ा केयरफुल, बड़ा मोतबर अखबार है और वो बहुत ज़्यादा ज़राए के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये उनके मुताबिक कोट एंड कोट उन्होंने बीच में लिखा हुआ है, टू रिजिड, पीपल्स पार्टी की तरफ है एक जर्नैल, एक जो है परसेप्शंस ये बनी हुई हैं। तो ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि मैं समझता हूँ कि जब बहसें इस तरफ चली जाएं कि सियासी अपॉइंटमेंटें शुरू हो जाए और एक सियासी माहौल बन गया, क्या करें। हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की कि इस वक्त इसीलिए उस पर राय में फिर ये वाला सवाल भी आ जाता है कि इलेक्शन, जो मैंने कहा आपके एक और भी उड़ी हुई है कि जनाब इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी साथ हो जाएगी, तो फिर उसमें समझ आता है कि बैकडोर। आज शाह महमूद कुरैशी ने तो इंटरव्यू में काशिफ बासी से कहा है कि मुझे कोई इतला नहीं है कि बैकडोर उनकी असद उसके अंदर शामिल होते, तो उनकी कोई मुलाकात का वो हिस्सा नहीं है। और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान उनके बगैर, हालांकि पिछली मीटिंग जो की थी आर्मी चीफ से उसमें गालबन ये दो लोग नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे बगैर तो मीटिंग हो नहीं सकती, हम बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो है असद और मैं, तो मुझे किसी मीटिंग की इतला नहीं है। और ऑलमोस्ट ये तासुर देने की कोशिश, क्योंकि ऐसी बैकडोर नहीं है। मगर ये कहीं ना कहीं क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम सेट होने हैं और काफ़ी सारा बैगेज है पुरानी गवर्नमेंटों को तब्दील करने का, नयों को लाने का, नयों को तब्दील करने के हवाले से भी अगर खबरें चलेंगी तो रूल्स ऑफ द गेम तो सेट होने हैं कि इलेक्शन लॉज क्या होंगे, किसी डिसेबल पे किसी ना किसी को लाना भी पड़ेगा और लाना भी चाहिए कि बैठ के, ताकि अगला इलेक्शन कम अज़ कम यहाँ पे कुछ थोड़ी सी सियासी बेयकीनी ख़त्म हो, कोई थोड़ी सी सियासी इस्तेहकाम आए, जिससे कि हम इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ जा सकें। वो तभी होगा कि ये तो जो गुज़रे सो गुज़रे कि पिछले 10 साल इसी लड़ाई में कि इलेक्शन सही हुए थे नहीं हुए, कम अज़ कम अगला इलेक्शन जब हो तो तमाम लोग जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं वो केयर टेकर्स पे भी राज़ी हों, इलेक्शन कमीशन पे भी राज़ी हों और उन लॉज पे, कवानीन के ऊपर, तरीक़ाकार पे, ताकि इससे हमारी जान छूट जाए और अगला इलेक्शन शफाफ हो जाए। और उसके बाद जो भी आए, वो जो बाहर मगरिब में एक बड़ा सिविलाइज तरीका है कि हारने वाला अपनी हार मान ले और सलाम करे और सल्यूट करे, और जो है जीतने वाला भी अपनी ज़र्फ दिखाए और हारने वालों को कहे भी इन्होंने भी इतने % वोट लिए, इनका भी एक मैंडेट है, मिलजुल के जैसे कि पढ़े लिखे ममालिक में किया जाता है, हम इस मुल्क को आगे लेके सही है। बड़ा क्रिस्पी सा जवाब चाहिए। जैसे आपने परसेप्शन के हवाले से बात की, अब जो डॉन क्लेम कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम के हवाले से, 5 आर्मी चीफ तैनात किए नून लीग ने या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तजर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अब की बार क्या सोचते हैं? क्रिस्पी जवाब, फिर मैं क्लोजिंग पे माजी देखते हुए तो इनके से ये फैसला नहीं होगा और इस तरह की जो परसेप्शंस बना दी गई हैं तो वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल तो बेचारे वो जर्नल सारे ही बना दिए गए हैं कि किसी को इधर जोड़ दिया तो किसी को उधर जोड़ दिया गया। ये अखबारों में जब ये चीज़ आनी लग पड़े तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी तो होगी, चाहे वो इस दफ़ा इनके जो भी सिलेक्शन होगी तो इस दफ़ा कंट्रोवर्सी पहले उससे आ गई है, तो इन्होंने क्या बनानी है। सो ये अनफॉर्चुनेटली ये बैड एक सिचुएशन है। चलिए अब देखते हैं कल के अखबारों की ज़ीनत कौन सी सुर्खी आकर बनती है और उसके ऊपर बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।